नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सितारे बदल जाते हैं अगर मेहनत करते हैं, और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप दिशाएं बदल दीजिए, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर यूपी पुलिस को लेकर तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से है, विभिन्न विषयों पर क्लासेज आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आपको वो सारी क्लासेस दिखाई दे। आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे वो है प्रैक्टिस सेट 8। यहाँ 8वां प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं और इन सेट में क्या है, जो पिछले वर्षों में कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न आए हैं वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं, और कुछ नए ऐसे प्रश्न जो आगामी परीक्षा जो 17 और 18 तारीख को दो पालियों में होने वाली है उसमें प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं। इससे पहले 7 लेक्चर आपके हो चुके हैं, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होता अमूमन। जीके और जीएस के आप सब जानते हैं, यहाँ पर 38 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 38 प्रश्न। तो उसी सेट को लेकर 38 प्रश्न को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आपके समय को जाया ना करते हुए अब हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं साथियों जीके और जीएस को, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है, तो 8वां प्रैक्टिस सेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 को लेकर बात हो रही है साथियों। पहला प्रश्न यहां पर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान देंगे। क्या लिखा है, कहते हैं 1825 में, यहां पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहां इन्होंने कहा है कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें भारतीय अध्ययन सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था साथियों। इसका सही उत्तर जो यहां पर होने वाला है, पहले प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहां पर उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 2 है। सारे प्रश्न बहुत बढ़िया हैं। प्रश्न 2 सामने आ गया, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था साथियों। तो ये एक बहुत कॉमन प्रश्न है, आप सब जानते हैं अगर तैयारी कर रहे हैं कि श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था, सिलोन कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारे पास तीसरा प्रश्न है, 1869 में 1869 में नहर के खुलने से, किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई साथियों। तो इसका उत्तर जो है वो है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के खुलने से, सुएज नहर के खुलने से क्या हुआ, 7000 किलोमीटर तक की दूरी कम हो गई भारत और यूरोप के बीच में, जो कि जो आना जाना था वो थोड़ा सुगम बन सका। अगला प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, कहते हैं फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक बताइए। अंग्रेजी माध्यम के छात्र समझें इसको, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, यानी कि वह बिंदु, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड यानी कि कोई भी द्रव क्या बन जाता है, बाष्प बन जाता है या भाप बन जाता है। इसका सही उत्तर है साथियों फ़ारेनहाइट में 212। अब पूछ लेता सेल्सियस में बताइए सर, तो सेल्सियस में हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अब पूछ लेता केल्विन में, तो ये हो जाता 373 केल्विन हो जाता। साथियों दो मैं आपको बातें कहना चाहूंगा, दो एक छोटे छोटे सूत्र देना चाहूंगा। पहला सूत्र समझ लेने जैसा है, अगर केल्विन में आप आंसर निकालना चाहते हैं तो 273.15, हालांकि 0.15 को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मेरा काम है कि आपको सही बताया जाए। इसमें सेल्सियस वाली जो वैल्यू है, जो मात्रक है, जो माप है, उसको जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है, केल्विन में मिल जाता है कि वो पॉइंट, वो टेम्परेचर क्या होगा। दूसरा हमारे पास है फ़ारेनहाइट, अगर हमें निकालना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस धन 32। ये हमारा सही क्या हो गया, सूत्र हो गया है कि अगर हम बदलना चाहें, इन्हीं को इस्तेमाल करके मैंने आपके लिए ये कुछ उत्तर यहाँ पर लिखे थे कि सेल्सियस में पूछे तो क्या करेंगे और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो क्या करेंगे। ठीक है साथियों, आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। नहीं पे ध्यान देंगे साथियों, कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। कॉफी भी है, चाय भी है, काजू भी है। जो नहीं है साथियों वो क्या है, मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या नहीं है साथियों, मोटा अनाज बागान फसल नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न हमारा 6 हो गया है। छठा प्रश्न आपके सामने है साथियों, कहते हैं तूर दाल को, कुछ जगह पर इस दाल को तूर कहा जाता है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो इसको जाना जाता है अरहर के नाम से। अरहर की जो पीली और मोटी दाल होती है वो आप समझते हैं, बहुत सारे भाई बहन हमारे जो वीडियो देख रहे हैं जानते हैं। अरहर में और चने में फर्क करना हो तो अरहर कैसी होती है, थोड़ी स्मूथ है, थोड़ी चिकनी है ऊपर से, जबकि चना जो है थोड़ा सा रफ होता है, खुरदुरा सा होता है। तो तूर को अरहर कहते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है,
रिक्त का प्रयोग हवा के बल और वेग, इससे पहला प्रश्न हो गया ना, हाँ हो गया। तो कह रहे हैं बल और वेग, हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है साथियों एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है हवा के किसको, वेग को और बल को नापने के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 क्या कहता है साथियों, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। बहुत ही प्यारा प्रश्न, आने की संभावना अत्यधिक है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर तो पहले ले लें आप, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जी हां। अब बात करते हैं कि जिससे ये निकाला जाता है वो क्या है, वो एक फंगस है जिससे ये एंटीबायोटिक निकाला गया और इसको नाम दिया गया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसको नाम दिया गया और इसको पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया। पेनिसिलियम साथियों हम बता रहे हैं कौन सा वो फंगस है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो यहां पेनिसिलियम नोटेटम से किसको निकाला गया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को निकाला गया। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हो गया, बहुत प्यारा प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे साथियों। प्रश्न हमारा 9 है और कहता क्या है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर ले जाती है। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र यानी यूरिन को बाहर ले जाती है, वो क्या होगी, यूरेथ्रा होगी। यूरेथ्रा जो है मदद करती है हमारे मूत्र को यानी यूरिन को शरीर से बाहर ले जाने में साथियों। अगला प्रश्न है 10वां। प्रश्न कहता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। जो साथी हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट को देखे हैं वो ये समझ पाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है साथियों, सुरसेन। इसका सही उत्तर है सुरसेन, उस जगह को सुरसेन कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारे सामने 11 है। बहुत स्पीड में प्रश्न लग रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि आप किस तरह की क्लास चाहते हैं। पूरी कोशिश यहाँ पर एनपीसी टीम आपके साथ कर रही है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। अकबर के दरबार में बहुत सारी जो है उपाधियां होती थीं, जिसमें साथियों मुख्य चित्रकार जब पूछा जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, दसवंत हो जाएगा। दसवंत यानी कि विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न साथियों हमें मिला प्रश्न 12। कहते हैं निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत, कहाँ का, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है साथियों, तो वो है आला। आला जो है वो लोकप्रिय गीत है। ठीक है साथियों, इस प्रश्न के साथ हम लोग आगे चलते हैं और इस प्रश्न के साथ आप क्या करेंगे, इस प्रश्न के साथ आप इंसाफ करेंगे क्योंकि ये प्रश्न रासायनिक विज्ञान का है और बहुत ही प्यारा प्रश्न। कह रहे हैं किस खनिज को, भाई किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है हमारे पास वो है यूरेनियम। यूरेनियम को हम लोग क्या कहते हैं, पीला केक इसको कहा जाता है, यूरेनियम। यूरेनियम की बात हो रही है, U98 यहां पर रहता है तो आप इसको याद रखेंगे। रेडियो एक्टिव है यानी रेडियो धार्मी धातु है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल या मेटल है ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न कहता है हमसे किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में आ रखा है भाई, क्या राजगृह से पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किसने स्थानांतरित की यानी शिफ्ट की। तो उसका सही उत्तर है साथियों अजातशत्रु। अजातशत्रु ने यह काम किया था कि राजधानी को उन्होंने शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है योगक्षेमम वहाम्यहम, ये कथन है, ये आदर्श वाक्य है। किसका आदर्श वाक्य है, ध्यान से देख लीजिएगा भाई। तो ये LIC का है, भारतीय जीवन बीमा निगम का है, LIC ऑफ इंडिया का है। और ये LIC क्या है, LIC को ऐसे शॉर्ट इसका जो फॉर्म है वो हमारे पास है LIC, तो उनका ये आदर्श वाक्य हो गया। अगला प्रश्न 16 है हरिवंश राय बच्चन, भाई बहुत चर्चित प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य के संग्रह के लिए जाना जाता है। तो वो काव्य संग्रह जो है वो मधुशाला है ना। मधुशाला का उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है और मधुशाला की जो क्रियाकलाप है उसमें बताते हैं, एक पंक्ति ये भी आती है कि साल में वैसे तो बरस में एक बार दिवाली एक बार होली आवे है, लेकिन जो मधुशाला है वहां पे हर दिन होली होती है और हर रात दिवाली है। ये पंक्तियां हैं इनकी कविता की, आपको समय लगे परीक्षा के बाद जरूर सुनिएगा, पर अभी आप परीक्षा के लिए कार्यरत रहिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न 17। तो प्रश्न 17 कहता है किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। आप ऐसे समझिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी आप इसका उत्तर कर सकते हैं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है। गोल जो है इसमें से मेजर ध्यानचंद के साथ जुड़ा हुआ है। मेजर ध्यानचंद, जिनको और क्या कहा जाता है साथियों, इनको कहा जाता है हॉकी का जादूगर, इनको कहा जाता था
हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता था। यहां तक कि जब हिटलर ने इनका मैच देखा जर्मनी में तो वो बोले कि इस बंदे को बुला के लाइए भाई, ये जो है इसकी जो हॉकी है इसमें लगता है कोई मैग्नेट है जो बॉल खींचती है। हॉकी तुड़वाई गई साथियों। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप उसमें महारत हासिल कर चुके होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही आपको इस समय बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना परीक्षा कैसी आएगी, परीक्षा का परिणाम क्या होगा। देखिए परिणाम आपके वश में नहीं है, किंतु उसको लेकर के जो तैयारी है वो आपके वश में है। तो आप तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, परिणाम आने दीजिए, जैसा आएगा जो आपने किया है वही होगा, उसी का परिणाम आने वाला है। अगला प्रश्न है हमारे पास 18 प्रश्न कहता है साथियों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www, आप कोई वेबसाइट देखते हैं ना तो www.com दिस एंड दैट, तो इसका आविष्कार किसने किया है साथियों? इसका आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है टिम वर्नर्स ली ने किया था। ली जो है यहां पर टिम वर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने 19वां है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था। कहां था? महर्षि वाल्मीकि का और भी आश्रम है पर आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में है। बताइए कहां पर था ये आश्रम जिसका नाम ब्रह्मवर्त है? तो ये आश्रम साथियों बिठूर जो है वो कानपुर में एक जगह है, वहां पर ये स्थित है। इस समय उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। कानपुर के बारे में पिछले सेट में प्रश्न हुआ था कि गंगा सबसे ज्यादा मैली कहां हो जाती है उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा वहां पे हो रखा है, जिसकी वजह से गंगा प्रदूषित हो जाती है। तो कानपुर जो है इसका सही उत्तर यानी बिठूर हो जाएगा, बिठूर कानपुर में। बिठूर से संबंधित एक बात और है, जब आप रानी लक्ष्मीबाई का जो इतिहास पढ़ते हैं तो वहां आपको पता चलता है कि जो लड़ाई जो शुरू हुई थी अंग्रेजों से खिलाफ 1857 में जो क्रांति आई, रिवॉल्यूशन जो आया, रिवोल्ट हुआ, उसमें बिठूर का बड़ा योगदान है, यानी बिठूर का जिक्र हमें वहां भी मिलता है। अगला प्रश्न कहते हैं 20वां, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो भाई एक मूवी भी आई थी, अभी एक पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी, एक फिल्म, हाँ पृथ्वीराज चौहान करके उनके ऊपर आई थी। तो पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो चंद बरदाई। बहुत ही प्यारा और एकदम रटा हुआ घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी कुछ साथियों को अगर नहीं पता तो उत्तर आ गया। चंद्र बरदाई जो इनके दरबार में इनके सहयोगी भी थे ऐसे समझिए, और इनके परम मित्र भी थे चंद्र बरदाई। ऐसा उस मूवी में भी दिखाया है और ऐसा वर्णन भी है कि जिस समय पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया था, पृथ्वीराज को ले गए थे कैद करके, उस समय चंद्र बरदाई उन्हीं के साथ थे। चंद्र बरदाई को महारत हासिल थी कविता करने में, तो उन्होंने अपनी कविता में इस तरीके से वर्णन किया था, जो उस समय जो राजा था बैठा हुआ था उसका ऐसा वर्णन किया कि पृथ्वीराज ने जब उनकी आंखों से दिख नहीं रहा था तो उन्होंने जब सिर्फ कविता को सुन करके, हैं 2 गज पे या 3 गज पे उन्होंने बताया था बैठो है सुल्तान, तो जब उन्होंने तीर अपना निकाला तो बिल्कुल तीर जाकर के सीने में गड़ गया, और इस तरीके का वर्णन जो हमें मिलता है। चंद्र बरदाई यहां सही उत्तर है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि हासिल है। का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ है? तो वो जगह है साथियों झांसी। झांसी में झांक झांक के देख रहे हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त क्या कर रहे हैं? झांक झांक के देख रहे हैं। साथियों ये याद रखने की ट्रिक है, बहुत ज्यादा जो है नहीं आप रट सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनाते चला करें, कुछ ऐसा फनी सा, कुछ मजाकिया अंदाज कि वो बात दिमाग में रह जाए। तो मैथिली शरण गुप्त क्या कर रहे हैं? झांक झांक के देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय जो है वो किस समय अपने शीर्ष पर था, अपने चरम पर था? तो इसका सही उत्तर है साथियों कुषाण। कुषाण काल के समय ये अपने चरम पर स्थित था। अपनी जो इसकी आवाज मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया इस समय चल रही है। तो यहां पर अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये हो गया कुषाण काल। अगला प्रश्न है साथियों 23वां प्रश्न कहता है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो रानी अहिल्याबाई ने कराया है। रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया विश्वनाथ मंदिर का साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया है? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने यहां पर करवाया है। क्या करवाया है? फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का इन्होंने निर्माण करवाया साथियों। अगला हम चलते हैं, औरंगजेब को क्रूर शासक भी कहा गया। मुगल जितने भी मुगल हुए उसमें सबसे ज्यादा क्रूर माना गया। धर्म को लेकर के इनके मन में बहुत ज्यादा कट्टर भावना थी। अगला है 25वां प्रश्न, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन
बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। बुंदेलखंड से संबंधित एक और प्रश्न पढ़ा था जहां हमने आला उसका उत्तर लगाया था, जो किसी बालक के जन्म लेने पर गाया जाता है वहां पर। और ये यहां पूछा है फसल कटाई के समय कौन सा है, तो साथियों शौरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर आला दे नहीं रखा है, इसलिए भी नहीं दे रखा है ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा बचे, मेरा ख्याल ये कहता है। तो इसका सही उत्तर शौरा। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास 26 है, आगरा की मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद साथियों कहां है, आगरा में। एक प्रश्न तो ये तैयार हुआ, इसका निर्माण किसने करवाया साथियों, तो इसका निर्माण कराया शाहजहां ने। इसका शाहजहां ने निर्माण करवाया मोती मस्जिद का साथियों, तो ये सही उत्तर यहां पर हो गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न है 27वां, कहते हैं निम्न में से कोशिकाओं का, देखिए ये हमारा जीव विज्ञान का प्रश्न हो गया है। कह रहे हैं कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता। यानी आप ऐसे बताइए कि सेल का वो कौन सा हिस्सा है जो पशु यानी कि एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है या नहीं होता। नहीं पे थोड़ा सा ध्यान देकर के चलेंगे। तो इसका सही उत्तर साथियों कोशिका भित्ति। अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हमारे देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि यहाँ पर सेल वॉल इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। तो कोशिका भित्ति एनिमल में नहीं होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, पशुओं में नहीं होती है, जबकि पादप में यानी प्लांट में क्या होती है, ये उपस्थित होती है, प्लांट में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। प्रश्न कहता है निम्न में से किस जाति या स्पीसीज, ऐसे करके इसको लिखते हैं, किस जाति या स्पीसीज में बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। साथियों बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं जरा, तब बात बने। फर्टिलाइजेशन होता है। तो बाहर फर्टिलाइजेशन किस में होता है, मेरे ख्याल से दिख रहा है, ये अभी नहीं है तो थोड़ा और ठीक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो किस में होता है, देखिए मुर्गी में, मुर्गी अंडा देती है, अंदर होता है। ठीक है, आंतरिक है, बिल्ली में भी आंतरिक है। मेंढक जो है हमारा, इसमें बाह्य होता है। और साथियों वो जगह क्या है जहां पर होता है, तो वो जगह जल में। जल में क्या होता है, मादा जो मेंढक है वो अपने एग रिलीज कर देती है, अपने अंडों को छोड़ देती है, और जो मेल गैमीट है वो फीमेल, उसकी मेल की तरफ से आता है, यानी जो नर है उसमें वो भी क्या करता है, अपने शुक्राणु वहां पर डाल देता है। और उसके बाद उनके बीच में क्या होता है, निषेचन होता है, जो बाह्य वातावरण में यानी जल में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 29वां प्रश्न है, मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है। तो यह भी जीव विज्ञान का प्रश्न है साथियों। कंठ यानी लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है आवाज मानवों में। तो ये क्या हो गया साथियों, लैरिंग्स हो गया इसका सही उत्तर। लैरिंग्स के बारे में सुन लीजिएगा, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आवाज का डिब्बा कहते हैं। ऐसा डिब्बा, ऐसा बॉक्स जिससे आवाज निकलती है मानवों में, मनुष्यों में। अगला जो प्रश्न है हमारा, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो मृदा के ऊपर जो है एक प्रश्न आ रखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। काली मिट्टी, एकदम रटा हुआ सवाल हो जाना चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, बिल्कुल। का से कपास, का से काली मिट्टी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 31वां प्रश्न साथियों हमारे टीवी स्क्रीन पर आ गया, 1.5 लाख रुपए के लिए। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला, कौन से प्रकार का कोयला है जो उच्चतम गुणवत्ता का होता है साथियों, तो वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, यहां पर ये जो चारों लिखी है कोयले की ही प्रकार हैं, आप समझ रहे हैं, कई प्रकार के कोयले हैं, तो चारों प्रकार लिखे हैं। उसमें पूछा है भाई कौन सा उत्तम है, तो वो है एंथ्रासाइट हमारा। अगला प्रश्न आ गया है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। ब्रिटिश क्या करते थे, वो पहले तो भाई कि हम तुम्हारे यहाँ पे व्यापार कर लें, किसी भी राज्य में गए, किसी भी उसमें गए, क्या कह सकते हैं इसको, राज्य से पहले क्या होते थे, कोई कबीला घराना हो गया उनका, वहां पे चले गए, उनसे कहा हम व्यापार कर सकते हैं, तो इस हिसाब से वो परमिशन पहले ले लेते थे। धीरे धीरे क्या करते थे, उसकी जो राज व्यवस्था है, जो राजतंत्र है, उसको कब्जा लेते थे। राजा को किसी भी तरीके से बहका सकते थे, साम दाम दंड भेद वो जानते थे। तो इस प्रकार वो क्या करते थे, पहले संधियां करते थे। तो जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गया, ये शुरू किसके शासनकाल में हुआ साथियों, तो लॉर्ड वेलेजली जो है इसका वो सही उत्तर है, यानी सी वाला जो उत्तर है वो साथियों बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेजली के समय ये शुरू हुआ। अगला प्रश्न है हमारा 33वां, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संध्या समाप्त हो गई, सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की जब मृत्यु हो गई, और ये बहुत दुखद था, तो वहां पर कौन सा उनका शिष्य था जिसको ये सौंप दिया गया, तो उसका नाम है साथियों बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को जो है गद्दी मिल गई, बंदा बहादुर को पूरी जो है सत्ता सौंप दी गई कि भाई अब आप ख्याल रखिए, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं परम पूजनीय वो अब नहीं रहे। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न आपके सामने, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया। सभी साथी इसका उत्तर करें कमेंट बॉक्स में, हम देखना चाहते हैं कितनों ने किया। जब आप वीडियो देख रहे हैं, हम रुके हुए हैं, देखिए आप कमेंट करिए,
अगर आप 50% लोग, क्योंकि समय कम है तो मुझे चलना ही पड़ेगा, आप कब तक इंतजार होगा, आप में से ज्यादातर लोग को मोहम्मद अली जिन्ना लगेगा, लेकिन साथियों उसका सही उत्तर है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली सबसे पहले पाकिस्तान का नाम इन्होंने ही गढ़ा था, है ना, ऐसा धरती जो पाक हो, जो शुद्ध हो, है ना। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बाद में इसके पक्ष में आया, बहुत सारा वाद विवाद है, लंबा कहानी इसका रहेगा। प्रश्न 34 का उत्तर फिलहाल हमें मिल चुका है। प्रश्न 35 झंझनाता सनसनाता आपके समक्ष उपस्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, पहले अंग्रेजों ने क्या करा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दे रखी, तो इस उपाधि को उन्होंने कब छोड़ दिया, कब वो आहत हो गए, कब आहत हुए, जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो क्या हो गए, यहां पे उन्होंने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। साथियों ये कब हुआ, 1919 में हुआ था, और यहां वैसाखी का दिन था। बहुत सारे हमारे जो सिख भाई थे, और केवल सिख ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख, सिख की मात्रा ज्यादा थी, बस ये कह सकते हैं, क्योंकि त्योहार का संबंध था, तो बैसाखी में वो जुड़े थे, लेकिन उनको लगा कि कुछ बहुत बड़ा होगा, यहाँ पर कुछ प्लानिंग ये लोग करने वाले हैं, तो वहां पर गोलियां चलवा दी गई। और ये गोलियां किसने चलवाई थी साथियों, उस समय जनरल डायर ने ये गोलियां चलवाई, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। तो इस तरीके से इसका जो है सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे साथियों, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। अगला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो साथियों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहां पर महाराष्ट्र में है। अब एक बात और सुनेंगे भाई, ये महाराष्ट्र तो सही उत्तर हो गया, कल का जो सेट था यानी कि सेट नंबर 7, सेट संख्या 7, उसमें एक प्रश्न था, आई थिंक जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 35वां प्रश्न है, वहां पर जो एक थोड़ा सा त्रुटि हुई है, वहां हमने नहीं पढ़ा, नहीं को पढ़ा नहीं, लेकिन उत्तर जो है उसका वो आप तक बिल्कुल सही पहुंचा, नासिक उसका उत्तर था जहां तक। तो ये हमने जो है आज अपनी बात को देख लिया। ऐसा नहीं है यहां से कोई भी, देखिए इंसान से ही गलती होती है, लेकिन गलती सुधार ली जाए और फिर दोबारा ना की जाए तो वो एक अच्छा इंसान, लेकिन गलती को ना मानने वाला और गलती को, एक ही गलती को बार बार दोहराने वाले को आप एक अच्छा इंसान नहीं कह सकते। तो ये जो है कल की बात जो है हम यहाँ लिख देते हैं कि कल का जो सेट, जो लोग रेगुलर विद्यार्थी हमारे साथी देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं, उनको देखिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, प्रश्न 37 कह रहे हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों, उसका उत्तर जो है वो है बूलर लेक, बूलर झील जो है। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे डल झील की अगर हम बात करें तो ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हो गई, हिमाचल प्रदेश, ठीक है मास्टर साहब, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। बहुत बढ़िया, ये सेशन जो है आपको हो गया है। अब लोकटक की बात करें तो पिछले 2 दिन से इसकी बात चल रही है भाई, 2 प्रैक्टिस सेट में बात की गई, मणिपुर। चिल्का की अगर हम बात करते हैं, बूलर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी कौन सी जगह हो गई साथियों, बांदीपोरा जिला है एक, बांदीपोरा, कई बार इसको बंदीपोरा भी लिखा जाता है, बांडीपोरा भी लिखा जाता है, तो बंदीपोरा एक जिला है। और अगर हम चिल्का की बात करें साथियों तो ये उड़ीसा से इसका संबंध है, तो ये झील आपको पता चल गया है कि कौन सी कहां पर है। ये बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न गहरा निकाला, और मीठे पानी की झील जो है वो हमारी बूलर झील है साथियों। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, अच्छे से इसके बारे में समझ लीजिएगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 38, कह रहे हैं भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान से प्रभावित है साथियों। इसका सही उत्तर जो हमारे पास है वो क्या है, जापान इसका सही उत्तर है। जो हमारे जो नियम कानून बन रहे हैं, जो कानून बनाना है वो जापान से ज्यादा प्रभावित है, ऐसा देखा जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हैं, इसके आगे कोई प्रश्न है नहीं। कुछ जानकारी आप ले लीजिएगा जरा मेरे से, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक तो ये कि टेलीग्राम हमारा जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर इस वीडियो की, जो भी वीडियो यहाँ लेक्चर हो रहा है उसकी PDF वहां जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल है जो आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाया जाता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूसरी चीज है वो क्या है, हमारा प्ले स्टोर पर जो हमारा ऐप है वो भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। दोनों का ही नाम NPC गुरुकुल है साथियों, NPC गुरुकुल के नाम से आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो साथियों कहाँ दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो ये चीज आप जरा देख लीजिए, ये प्रश्न आप देख लीजिए सही से, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? और अगर आपको लगता है कि भाई कोई वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आनी चाहिए, या सर मुझे इस वाली समस्या आ रही है इस वाले सेक्शन में, इस वाले हिस्से में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर एक बढ़िया शानदार जानदार जबरदस्त वीडियो लाई जाए। इसी के साथ आज मैं विदा लूंगा, ये सेशन यहीं तक था।
साथियों, जय हिंद, जय भारत।